तो हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल केमिस्ट्री विद कुमार उमेश में। और आज हम लोग करने वाले हैं केमिस्ट्री का कुछ इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। जी हाँ, जो आपको 70 ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आएंगे, जिसमें से आपको आंसर करना है सिर्फ और सिर्फ 35 का, यानी 35 का। तो आज हम लोग 70 ऑब्जेक्टिव करेंगे, इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट, है ना। 70 का आंसर होगा डिस्क्रिप्शन के साथ, ठीक है, जो कि एग्जाम में आपको 70 में से 35 करना, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, तो आप ध्यान से देखेंगे। चलिए, तो पहला सवाल हमारा आता है, ग्रेफाइट किस प्रकार का क्रिस्टल है। तो हम लोग पढ़े थे क्रिस्टल का प्रकार, जिसमें आयनिक क्रिस्टल, आणविक क्रिस्टल, संयोजक क्रिस्टल, धातुई क्रिस्टल अलग अलग होते थे, है ना। तो उसमें हमारा ग्रेफाइट जो एग्जाम्पल होता था वो किसका होता था, तो सर कोवैलेंट क्रिस्टल का, निस्सह संयोजक क्रिस्टल का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, तो पहला का आंसर हमारा हो जाने वाला है बी। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें पूछा जा रहा है हमसे कि बीसीसी, है ना, बीसीसी में नंबर ऑफ एटम यानी पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या। तो परमाणुओं की संख्या बहुत इंपॉर्टेंट था, और आपने याद किया है कि साधारण सिंपल वाला में आगदे का कोष्ठकाम 1 होता है, बीसीसी में 2 होता है, एफसीसी में 4 होता है। तो आपका आंसर होगा, यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बीसीसी में 2 होता है परमाणुओं की संख्या। क्वेश्चन नंबर तीसरा आ रहा है आपका, है ना। तीसरा क्वेश्चन नंबर है आपका कि सर विलयन के अनुसंख्या गुणधर्म, विलयन के अनुसंख्या गुणधर्म, तो हम लोग पढ़े थे अनुसंख्या गुणधर्म क्या होते हैं, वैसे गुणधर्म जो विलय के अणुओं की संख्या या कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, ना कि उनके प्रकृति पर। तो ये 4 प्रकार के होते थे, उनमें से एक ढूंढना हमको। तो ये 4 थे, जिनमें था, पहला था हमारा वासुदाब का सापेक्षिक अवनमन, दूसरा था हिमांक का अवनमन, और तीसरा था क्वथनांक का उन्नयन, और चौथा था परासरण दाब। तो इसका जी आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। ऑप्शन नंबर होगा सी, यानी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। चलिए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। ये भी आपका सवाल जो है वो है किसका, तो एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का ही है, अनुसंख्या गुणधर्म का, कि किसका ज्यादा होगा। तो जिसमें नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होंगे उनका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होता है। तो आपके पास ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए, क्योंकि इसमें आयनों की संख्या होगी 3, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा 3 K2SO4। क्वेश्चन नंबर 5 जी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। इलेक्ट्रोलिसिस का सवाल है ये कि अगर लिक्विड NaCl का अगर हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं, वैद्युत अपघटन करवाते हैं, तो कैथोड पर क्या प्राप्त होता है। हाँ, इसमें इंपॉर्टेंट है, आपको एक और आंसर देना है कि अगर हमारे पास लिक्विड NaCl ना होकर के सिर्फ मॉल्ट, है ना, अगर मॉल्टेन NaCl ना होकर के एक्वस NaCl होता, एक्वस NaCl होता, तब क्या प्रोडक्ट हमारा होता। जी हाँ, तो आपको ध्यान रखना है कि NaCl का अगर हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे तो क्या मिलेगा। तो इसका तो आंसर हो जाएगा सर सोडियम, कैथोड पे हमारा होगा सोडियम। आप ये बताएंगे कि एनोड पर क्या प्रोडक्ट होगा हमारा, एनोड पर क्या प्रोडक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ही है कि किसी का ऑक्सीकरण विभव यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है प्लस 0.76 वोल्ट है, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल यानी मानक अवकरण क्या होगा। तो सर इसका ऑक्सीडेशन प्लस में है, तो रिडक्शन हमारा माइनस में होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर आ रहा है 7, क्वेश्चन नंबर आ गया 7। 7 में पूछा जा रहा है कि भैया यहाँ पे पूछा जा रहा है कि छद्म कोटि की अभिक्रिया यानी स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो सर एनसीईआरटी में 2 ही एग्जाम्पल है, एक हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर और दूसरा आता था हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। तो यहाँ पर ऑप्शन है किसका, ग्लूकोज फ्रुक्टोज, किसका होगा, केन शुगर का जलीय अपघटन, जिसमें आपका है ना छद्म कोटि की अभिक्रिया हो जाएगा ये 7 का। ये दिया गया हमको हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर, यानी ये एग्जाम्पल होगा किसका, छद्म कोटि की अभिक्रिया का। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में जाते हैं। इनमें से पूछा जा रहा है कि जो रेट दिया गया है उसका ऑर्डर क्या होगा। तो हम लोग रेट के बारे में जानते हैं कि रेट ला जो एक्सप्रेशन होता है, रेट ला एक्सप्रेशन जो यहाँ पर दिया गया है, रेट ला एक्सप्रेशन में जो पावर होते हैं रिएक्टेंट के, उनके पावर्स को जोड़ने पर हमें मिलता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो सर बी पर 1 है और ए पर 2 है, तो दोनों को जोड़ने के बाद हमें मिलेगा 3, यानी क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा
ऑप्शन नंबर बी ऑर्डर होगा हमारा 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 जो आपके पास आ रहा है वो आसान है। ये कोलाइड का है ना, कोलाइड का कणों का गमन कहलाता, कोलाइडी कणों का गमन कहलाता है क्या? तो ये सरफेस केमिस्ट्री का सवाल है और इसको हम लोग बोलते थे इलेक्ट्रोफोरेसिस। आप ये भी देखेंगे कि टिंडल प्रभाव क्या है, अपवहन क्या है और पायस क्या है, लेकिन अभी हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रोफोरेसिस, यानी वैद्युत कण संचालन, है ना। विद्युत क्षेत्र में कोलाइडिक कणों का गमन कहलाता है वैद्युत कण संचालन। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कहा जा रहा है आपसे कि द नेचुरल सब्सटेंस फ्रॉम व्हिच ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल। तो हम लोग बात किए थे कि किससे फायदेमंद होगा, अयस्क से होगा कि धातु मल से होगा, खनिज से होगा, गैंग होगा। तो हम लोग पढ़े शायद ओर्स, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अयस्क। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा ए अयस्क। क्वेश्चन नंबर 11 साइनाइड विधि द्वारा क्या प्राप्त होता है? तो हम लोग पढ़े हैं साइनाइड विधि जो होता है वो किसके लिए होता है? तो सर साइनाइड विधि होता है सिल्वर के लिए, चांदी के लिए होता है साइनाइड विधि। चांदी के लिए नहीं, गोल्ड के लिए भी होता है, ठीक है। तो सिल्वर और गोल्ड के लिए होता है, यानी सोना और चांदी के लिए होता है साइनाइड विधि। नेक्स्ट आपके पास सवाल आता है कि इनमें से कौन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते हैं? तो आप हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए आप एक ट्रिक याद रखे हुए थे, फोन से हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, जहां 3 लोग होंगे तभी यही लोग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं हाइड्रोजन। तो आपके पास यहाँ पे आउट ऑफ 1 ऑप्शन नंबर सी आ रहा है क्लोरीन, यानी HCl जो है हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, HCl में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड का ट्रिक याद रखना है कि फोन से हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जहां रहेगा वहां हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। नेक्स्ट आपका एस सेट में सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या क्या है? तो हम लोग बताए थे कि सर होमोटॉमिक मॉलिक्यूल जो रहेंगे उनमें ऑक्सीकरण संख्या उस एटम का क्या होगा? 0 होगा। इस तरह का रहेगा तो उसमें क्या होगा? 0 होगा। नेक्स्ट आपका कहा जा रहा है 14 में निम्नलिखित यौगिकों में सबसे प्रबल अम्ल कौन है? तो ये भी हम लोग पी ब्लॉक में पढ़े थे, 17 ग्रुप एलिमेंट में पढ़े हैं, है ना, कि सबसे ज्यादा किसका होगा। तो ऊपर से नीचे जाने पर एसिडिक का स्ट्रेंथ जो होता है वो बढ़ते रहता है, तो HI का सबसे ज्यादा होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, कि HI का ज्यादा होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास कह रहा है कि हम लोग गोताखोरी में जो श्वसन यंत्र ले आते हैं, गोताखोरी में श्वसन हेतु यंत्र में किस गैस का मिश्रण प्रयुक्त होता है? तो आपको पता होगा इसमें 3 गैस होता है, हीलियम, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सी, है ना, ऑप्शन नंबर सी में है आपके पास हीलियम, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। आप एक और बात बताएंगे कि तीनों का परसेंटेज क्या है? हीलियम, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का परसेंटेज आप बताएंगे, एक बार याद करेंगे सॉल्यूशन में, हेनरी लॉ में ये हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, और 16 में हमसे पूछा जा रहा है कि द पोजीशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ट्रांजिशन एलिमेंट का पोजीशन पीरियोडिक टेबल में कहाँ है? आवर्त सारणी में संक्रमण तत्व क्या है? तो सर संक्रमण तत्व कहते किसको? सर डी ब्लॉक वाले को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। डी ब्लॉक के तत्वों को कहा जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये सवाल ही बहुत रिपीटेटिव है, बहुत पूछा जाता है। फिर से हमारा एक आ रहा है डी ब्लॉक का, पूछा जा रहा है इसमें कि इनमें से निम्नलिखित में से कौन प्रथम संक्रमण तत्व, है ना, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का मेंबर नहीं है। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का मैग्नीशियम नहीं, मैग्नीशियम तो हमारा एस ब्लॉक का सेकंड ग्रुप का मेंबर है। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पर, करेक्ट आंसर होगा सी, ऑप्शन नंबर सी। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। 18 में कहा जा रहा है लैंथेनाइट संकुचन किस तत्व के लिए उत्तरदायी है? ये ब्लॉक का ये है, इसमें हमारा ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि जर्कनियम तथा हफनियम की त्रिज्या लगभग समान होती है। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। ये भी हम लोग को डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप डिटेल में इसको समझ नहीं सकते हैं। तो हमारा इसका किसमें होगा? तो प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय होता था, तो सर इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी डायमैग्नेटिक, Zn+2, यानी प्रतिचुंबकीय हो जाएगा +2।
ध्यान रखिएगा। अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय, इसको थोड़ा रिवीजन करेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछा जा रहा है, ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिखा गया है, इसकी संरचना वर्ग तलीय है, यानी स्क्वायर प्लेनर है, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा? आपको पता है कि अगर स्क्वायर प्लेनर है तो स्क्वायर प्लेनर वाले का भाई हाइब्रिडेशन DsP2 होगा। अगर टेट्राहेड्रल रहता तो sp3 होता, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ स्क्वायर प्लेनर, तो स्क्वायर प्लेनर के हमारा ऑप्शन नंबर होगा सी सही होगा, करेक्ट सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन भी हमारा आ रहा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। इसमें हमारा सवाल है कि इस कंपाउंड में प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? तो बहुत अच्छे से आप निकाल सकते हो ऑक्सीडेशन नंबर। इस सर ये हमारा न्यूट्रल है यहाँ पे, और ये क्लोरीन -1 × 3 होगा तो -3 और इक्वल टू, है ना। तो हम लोग ऐसे लिखते थे कि प्लेटिनम का x लिख लेंगे +0 लिख लेंगे इंटू -1 × 3 कर लेंगे बराबर -1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास +2, यानी ऑक्सीडेशन नंबर होगा +2। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 22 का बहुत ही आसान है। सेकेंडरी ब्यूटाइल का आईयूपीएसी नाम क्या है? प्राइमरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल में, तो ये आसान है यार। इसमें हमारा हो जाएगा क्या? 2-क्लोरोब्यूटेन शायद, हाँ 2-क्लोरोब्यूटेन हमारा करेक्ट आंसर होगा, 2-क्लोरोब्यूटेन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 23 आ रहा है। 23 में कह रहा है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में हम लोग जो डिफरेंस पता करते हैं, है ना, वो किसके द्वारा करते हैं? तो सर हम लोग ज़्यादातर जो डिफरेंस है पता करते हैं लुकास टेस्ट और विक्टर मेयर्स टेस्ट, लेकिन इसमें भी ये भी ट्राई किया जा सकता है। इसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा डी, है ना। लेकिन ज़्यादातर ऑप्शन आप ध्यान रखेंगे लुकास रिएजेंट और विक्टर मेयर टेस्ट, ये दोनों ज़्यादा फेमस आंसर हैं। तो थोड़ा सा याद रखिएगा लुकास टेस्ट किसके लिए, कि ऐसे भी सवाल आता है आपके पास कि लुकास रिएजेंट का या लुकास प्रतिकारक विधि का किसके लिए हम लोग किसमें अंतर बताने के लिए करते हैं? तो आप याद रख सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में अंतर बताने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। या विक्टर मेयर जो टेस्ट है उससे किसका पता लगाते हैं? तो आप ये भी बता सकते हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल के बीच में हम लोग डिफरेंस का पता लगाते हैं। नेक्स्ट आ रहा है कि सर किसका हम लोग एनेस्थेटिक्स के रूप में या निषेचक या बेहोशी की दवा के रूप में इस्तेमाल करते हैं? तो इसका आंसर होगा क्लोरोफॉर्म। आप ये भी बताएंगे कि आयोडोफॉर्म किसके लिए, ठीक है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर 24 का होगा क्लोरोफॉर्म। इसको निश्चेतक बोलो या फिर बेहोशी की दवा के रूप में हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 आ गया आपके पास। कहा जा रहा है इसमें कैल्शियम एसीटेट को गर्म करते हैं तो क्या मिलता है? तो कैल्शियम एसीटेट को गर्म करने पर हमें एसीटोन प्राप्त होता है। कैल्शियम एसीटेट को गर्म करने पर एसीटोन प्राप्त होता है। नेक्स्ट ऑप्शन, हाँ तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एसीटोन। आप देख रहे हैं ना, आंसर सी होगा। नेक्स्ट आपके पास जा रहा है 26 का अल्कोहल। ये कितना आसान क्वेश्चन है कि अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप कौन है? तो भैया OH है ना। ये एल्डिहाइड का हो गया, ये अमीन का हो गया, है ना, ये आपके पास कीटोन का हो गया। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा कौन? करेक्ट, इसका करेक्ट आंसर हमारा, है ना, इसका करेक्ट आंसर हमारा कौन होगा? तो करेक्ट आंसर होगा अल्कोहल के लिए OH हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27 में देखेंगे किसमें कौन अल्डिहाइड और कीटोन में अंतर बताता है? तो 27 में अल्डिहाइड और कीटोन में अंतर बताने के लिए टॉलरेंस रिएजेंट का ज्यादातर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। हम लोग अल्डिहाइड और कीटोन में अंतर बताते हैं किसके माध्यम से? तो टॉलरेंस रिएजेंट के माध्यम से बताते हैं, इसमें नहीं है। नेक्स्ट कहा जा रहा है आपसे कि प्राइमरी अमीन का क्रियाशील मूलक, यानी प्राइमरी अमीन, तो अभी हम लोग के पास आ जाएगा भाई प्राइमरी अमीन, ऑप्शन नंबर बी जाएगा, प्राइमरी अमीन हो जाएगा। बहुत आसान है। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है ना, नेक्स्ट आपके पास सवाल आ रहा है किसका? ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। तनु एवं अल्प क्षारीय केमेनोफोर को घोल को क्या कहा जाता है? ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? डाइल्यूट एंड स्लाइटली अल्कलाइन केमेनोफोर को हम लोग क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, बियर्स रिएजेंट के नाम से जाना जाता है इसको। क्या? बियर्स रिएजेंट। ठीक है, याद रखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 30 में आइए। 30 में आपको कहा जा रहा है फिनॉल को जस्ता के चूर्ण के साथ उबालने पर क्या बनता है। तो अगर हम लोग फिनॉल को जिंक डस्ट के साथ बॉयल करेंगे तो क्या बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी सर, बेंजीन प्राप्त हमको होता है। फिनॉल को अगर जिंक डस्ट के साथ बॉयल करेंगे हम लोग या हीट करेंगे उसको तो हमें मिलेगा बेंजीन। नेक्स्ट 31 में आइए। ये यार कार्बोजेलिक एसिड का फार्मूला पूछ रहा है, तो सर आपके पास कार्बोजेलिक एसिड का क्या होगा, COOH होगा, ऑप्शन नंबर सी है ना। CH होगा हमारा अल्डिहाइड का, CO होगा कीटोन का और OH होगा हमारा अल्कोहल का। तो हमारा अभी पूछा जा रहा है कार्बोजेलिक एसिड का, कार्बोक्सिलिक अम्ल का, तो आपके पास ऑप्शन नंबर होगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 32। इसमें पूछा जा रहा है कि अगर एक कार्बनिक यौगिक की अभिक्रिया है ना सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3 के संतृप्त विलयन से कराने पर फदफदाहट होती है, तो निम्न में से कौन सा यौगिक है। तो ये हमारा रिएक्शन जाएगा बहुत बेसिक सर। अल्केन के साथ अगर हम रिएक्शन करवाते हैं तो इस तरह का रिएक्शन होता है अल्केन के साथ, क्योंकि जो फदफदाहट होती है वो CO2 गैस निकलने की होती है, तो अल्केन के साथ होती है। तो यह बोला जाएगा, एक और सवाल हो जाता है कि फदफदाहट में कौन सी गैस निकलती है, तो सर CO2 निकलती है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया 33 करा ईस्टर को निम्नलिखित भाई कितना सूत्र इसमें पूछेगा यार। ईस्टर ईस्टर का फॉर्मूला अभी तो हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा कीटोन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा ईस्टर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी एसिड हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, डी हो जाएगा अल्डिहाइड। तो हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। ईस्टर के लिए करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट आपको 34 पूछा जा रहा है कि नाइट्रोअल्केन की अवकरण रिडक्शन ऑफ नाइट्रोअल्केन गिव्स। तो अगर नाइट्रोअल्केन का हम लोग रिडक्शन करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है। तो सर प्राइमरी अमीन हमें प्राप्त होता है, ठीक है। प्राइमरी अमीन पर नाइट्रोअल्केन के रिडक्शन अगर करवाते हैं हम लोग तो रिडक्शन पे हमें या अवकरण पे हम लोग मिलता है प्राइमरी अल्केन। नेक्स्ट हाँ 36 क्वेश्चन बहुत आसान है। आपसे कहा जा रहा है कि DNA और RNA में क्या समान होता है। तो DNA RNA में, तो भैया एक चीज ध्यान रखिएगा, RNA में यूरासिल जो होता है वो अलग होता है, बाकी सारा चीज सेम सेम होता है। तो आप यहाँ पे बताइए कि सेम क्या होता है। तो RNA में सिर्फ एक यूरासिल एक्स्ट्रा हो जाता है। तो कौन कौन सेम होगा। तो सेम आपके पास हो जाएगा एडनिन, थायमिन, गुआनिन। भैया ऑप्शन नंबर डी के साथ जाइए आप। ऑप्शन नंबर डी के साथ नहीं, गलत हो रहा है इसमें यार, ये नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा। एडनिन, साइटोसिन, गुआनिन ये होना चाहिए बी, ऑप्शन नंबर बी। 35 का बी, ऑप्शन नंबर बी। 35 ऑप्शन नंबर बी होगा, गुआनिन, एडनिन और साइटोसिन ये होगा। दोनों में कॉमन होता है, DNA में भी और RNA में भी होता है कॉमन। नेक्स्ट आपका 36 में आइए। कह रहा है कि हमारा शरीर जो है वो नहीं बना सकना ही निम्नलिखित में से कौन साधारणतः मानव शरीर द्वारा नहीं बनाए जाते हैं। तो नहीं बनाया जाता हमारे शरीर के द्वारा सर विटामिन। हमारा शरीर विटामिन बनाता नहीं है, हमें विटामिन बाहर से लेने की जरूरत है, बाकी प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन ये हमारा बॉडी बना लेता है। नेक्स्ट आपके पास 37 में आ रहा है निम्नलिखित में से किस बहुलक में एमाइड बॉन्ड होता है। एमाइड बॉन्ड और पेप्टाइड बॉन्ड ये बहुत ज्यादा आसान है, नाइलोन में हो जाएगा सर। नाइलोन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा, नाइलोन इसमें होता है हमारा एमाइड बॉन्ड होता है। नेक्स्ट आप आइए। नेक्स्ट आपके पास हो गया सर ऑर्लेन एक बहुलक है, किसका है। ऑर्लेन किसका बहुलक है, ठीक है। तो ऑर्लेन बताइए किसका बहुलक है। 38 है ना, 38 में ऑर्लेन किसका बहुलक है। तो ये अक्राइलो नाइट्राइल का बहुलक है सर, अक्राइलो नाइट्राइल। या ऐसे पूछा जा सकता है कि अक्रेलो नाइट्राइल किसका मोनोमर है, एकलक है। तो आप ध्यान से रखेंगे है ना, ऑर्लोन का। चलिए नेक्स्ट 39 में आइए। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है, आर्टिफिशियल शुगर। तो सर इसमें तो सारे ऑप्शन ही वही दिए हुए हैं, सारे ऑप्शन है ना, सारे ऑप्शन जो होंगे वो करेक्ट हैं। अस्पार्टेम हो या सोडियम साइक्लोमेट हो या सैक्रिन हो, सारे के सारे ऑप्शन जो हैं वो कृत्रिम शुगर के हैं। ऑप्शन डी हो जाएंगे। निम्नलिखित 40 में कहा जा रहा है आपसे कौन सी
बुखार कम करती है, बुखार कम करने वाले दवा को एंटीपायरेटिक्स कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए एनाल्जेसिक बताइए। ऑप्शन नंबर ए एनाल्जेसिक जो है वो दर्द निवारक हो जाएगा। चलिए बी बताइए एंटीबायोटिक क्या काम करता है, और डी बताइए उपशामक क्या काम करता है। लेकिन 40 का आंसर हमारा सी होगा, एंटीपायरेटिक्स। 41 में ये कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है। जी हाँ, रिचार्जेबल सेल, इसको बार बार यूज किया जा सकता है, कौन होगा भाई इसमें से। ठीक है, तो ये जनरली इसमें कौन सा होगा, तो लेड स्टोरेज बैटरी के साथ आप जाएंगे, लेड स्टोरेज बैटरी। लेक्लांसियस सेल जो होगा हमारा वो प्राइमरी सेल होगा, जरा से याद रखेंगे। नेक्स्ट 32 अरे सॉरी 42 में आपसे पूछा जा रहा है कि प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन अधिशोषण की प्रक्रिया क्या होती है। तो सर ये ऊष्मा शोषी नहीं, ऊष्मा क्षेपी होती है, पृष्ठीय घटना होती है। करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा बी, कि एडजॉर्प्शन जो होता है वो सरफेस फिनोमिनन होता है। नेक्स्ट 43 हमारा है, पूछा जा रहा है कि इनमें से प्रबल अम्ल कौन है, स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, 43 का स्ट्रॉन्ग एसिड, तो सर हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर डी के साथ हम लोग जाएंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड हमारा ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 44 में आइए, और इसमें पहचान के बताइए आप कि इनमें से टर्शियरी अमीन कौन है, 3 डिग्री अमीन कौन है। आप पहचान लिए होंगे। ऑप्शन नंबर बताइए, सी होगा सर जी, ऑप्शन नंबर सी हमारा होगा टर्शियरी अमीन। ठीक है, नेक्स्ट आप आइए 45, फिर से आ रहे हैं कि आरएनए में क्या था आपको, कि आरएनए में क्या पाया जाता है अलग। तो सर यूरासिल था आपके पास, है ना। ऑप्शन नंबर डी यूरासिल आरएनए में पाया जाता है, जो कि डीएनए में पाया नहीं जाता है। चलिए नेक्स्ट आ गया ये टेफ्लॉन, पॉलिस्टर तथा नियोप्रीन है। तीनों के तीनों किस प्रकार का बहुलक है ना। तीनों के तीनों किस प्रकार का बहुलक है, सह बहुलक, संघनन बहुलक, समबहुलक या एकलक, क्या है ये बताइए जल्दी, है ना। तो ये आप बताएंगे, बोलेंगे संघनन बहुलक है। कंडेंसेशन पॉलीमर का एग्जाम्पल है हमारा ये तीनों। ठीक है, कंडेंसेशन पॉलीमर का। चलिए नेक्स्ट आइए, आप क्या कह, अभी हम लोग बात की दवाइयाँ जो होती है इसको बोलते हैं एनाल, बी के इसमें से फ्रैंकल दोष है। फ्रैंकल दोष किस में पाया जाएगा, दोष है नहीं बल्कि फ्रैंकल दोष किस में पाया जाएगा। तो फ्रैंकल दोष और शॉर्ट के दोष जो होते हैं आयनिक सॉलिड में पाए जाते हैं। और फ्रैंक एक ये देखो, ये एग्जांपल जो सिल्वर ब्रोमाइड है उसमें दोनों पाया जाएगा, फ्रैंकल दोष भी शॉर्ट की दोष भी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे होगा। ठीक है, और सोडियम क्लोराइड में सिर्फ शॉर्ट की दोष और डायमंड में ये फ्रैंकल डिफेक्ट नहीं होते, ध्यान रखेंगे इस बात को। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट होगा डी, सिल्वर ब्रोमाइड AgBr। चलिए इसमें कहा जा रहा है आपसे कि वायुमंडलीय पर सबसे बस वही चीज है, इसमें आयन की संख्या ज्यादा होगी उसकी होगी। तो इसमें आयन की संख्या सबसे ज्यादा होगा BaCl2 में, बैरियम क्लोराइड में आयन की संख्या 3 होगी। तो ऑप्शन हमारा होगा सी, करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा सी। नेक्स्ट आप आइए 50 में कह रहा है सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल का, अभी कुछ देर पहले आपका आया था कि जलीय घोल रहेगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, और अगर मॉल्टन यानी हम लोग ये सवाल आप ऑप्शन होगा आपका सी, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा सर, ऑक्सीजन एंड सोडियम। सर इसमें बताएंगे आप कि कैथोड पे कौन होगा और एनोड पे कौन होगा, अभी आया था लास्ट टाइम क्वेश्चन ये। चलिए जो आपके पास एक रिएक्शन दिया गया है, ये रिएक्शन कौन सा ऑर्डर का है, तो आपको याद रखना है कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और दूसरा याद रखना है कि जो रेडियो एक्टिव या हाँ रेडियो एक्टिव वाला जो होगा वो सब किसका होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। तो ये जो रिएक्शन आपको दिया गया है वो कौन सा है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यानी करेक्ट ऑप्शन इज डी। कह रहा है आपसे कि ठोस निर्भर करती है
एब्जॉर्प्शन का क्वेश्चन किस पर डिपेंड करेगा? तो सर ये गैस के ताप पर, गैस के दाब पर, गैस की प्रकृति, सब पर करेगा सर। ऑल ऑफ दीज सब के सब, ऑल ऑफ दी एबव के साथ जाएंगे। ऑप्शन डी सारे पर। गैस के नेचर पर भी डिपेंड करेगा, गैस के प्रेशर पर भी डिपेंड करेगा, और टेम्परेचर पर भी डिपेंड करेगा कि एब्जॉर्प्शन कितना ज़्यादा होगा। चलिए 53 मेटलर्जी का क्वेश्चन है। सवाल यह है कि कच्चा लोहा में अशुद्धि के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो सबसे ज्यादा शुद्धिक मात्रा में सर इसमें ऑप्शन नंबर डी जाएगा, सिलिकॉन पाया जाता है। पाया तो फास्फोरस भी जाता है, कार्बन भी जाता है, मैग्नीज भी जाता है, लेकिन अगर परसेंटेज सबसे ज्यादा देखेंगे तो होगी सर सिलिकॉन की, सबसे ज्यादा परसेंटेज सिलिकॉन की। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ना, नेक्स्ट। तो चलिए नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन उभयधर्मी यानी एम्फोटेरिक नेचर, जी सर, अमोनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड ये एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। तो अभी आपका ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, जिंक ऑक्साइड एम्फोटेरिक नेचर यानी उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं। चलिए 55 में ये कह रहा है कि इनमें से कौन सबसे होगा, तो ऊपर से नीचे जाने पर ये प्रबल अम्ल बढ़ते हैं, अम्लीय गुण बढ़ेंगे, तो ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा इसमें डी हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन इज डी। चलिए हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है? बहुत आसान क्वेश्चन। हीलियम का क्या होगा? मोनाजाइट होगा, मोनाजाइट सबसे ज्यादा हीलियम का मेन सोर्स हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास आइए, निम्नलिखित में कौन उपधातु है? ये भी बहुत आसान है सर। सल्फर क्या है? अधातु है ना। फास्फोरस अधातु है, ब्रोमीन अधातु है, लेकिन एंटीमनी Sb जो हो गया आपके पास वो क्या हो जाएगा? वो उपधातु हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आइए 57 में SO2 में सल्फर का हाइब्रिडेशन बताइए। ये बहुत आसान है। SO2 में सल्फर का हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp2 होगा। SO2 का क्या होगा हाइब्रिडेशन? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट कह रहा है H3PO3, तो आपको हाँ एक और बात ध्यान रखना है कि H3PO4, H3PO3 और H3PO2, तो सर आपके पास जैसे आएगा H3PO4 तो ये ट्राई बेसिक हो जाएगा। अगर ये आ जाए H3PO3 तो ये डाई बेसिक हो जाएगा। और अगर आपके पास आ जाए H3PO2 तो ये हो जाएगा मोनो बेसिक। ध्यान रखेंगे, मोनो बेसिक। तो अभी के लिए हमारा करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा, ठीक है, अभी के लिए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ये क्या है? तो द्विभाषिक अम्ल यानी डाई बेसिक एसिड हमारा होगा ये। अभी के लिए करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा डाइबेसिक एसिड। अगर H3PO4 रहता तो ट्राइबेसिक त्रिभाषमिक हो जाता, अगर H3PO2 रहता तो हमारा एक भाषमिक हो जाता यानी मोनोबेसिक एसिड हो जाता। चलिए 60 आते हैं। कह रहा मर्क्यूरस आयन का फार्मूला क्या हो जाएगा? तो Hg2 प्लस कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर बी में हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा बी। मर्क्यूरस आयन का सूत्र होता है Hg2+2, उस पर आ जाएगा चार्ज। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट आ रहा है क्या? आयरन का सॉरी गोल्ड का, औरम का गोल्ड का ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? सर इसका ऑक्सीकरण संख्या +1 भी होती है, +3 होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए आप आते हैं 62 में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का है सवाल। इसमें पूछा जा रहा है कि भैया FeCN6 इस कंपाउंड में Fe का हाइब्रिडेशन क्या होगा? तो सर CN स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, तो इसका हाइब्रिडेशन जो हो जाएगा वो D2sp3 हो जाएगा। 62 ऑप्शन नंबर कितना है यार इसमें? D2 6, हाँ D2sp3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सर 62 का। नेक्स्ट आपके पास है 63। अगर हम लोग एथाइल क्लोराइड के साथ AgCN को गर्म करते हैं तो क्या हमें प्राप्त होता है? तो सर अगर हम लोग एथाइल क्लोराइड को AgCN के साथ गर्म करेंगे तो इथाइल आइसोसाइनाइड प्राप्त होगा सर। इथाइल आइसोसाइनाइड, इथाइल स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे, बट इथाइल आइसोसाइनाइड प्राप्त होगा। नेक्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया बी हमारा। 64 का आते हैं। तो 64 में सर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसमें कह रहा है एथाइल अल्कोहल के साथ किस यौगिक की अभिक्रिया से इथाइल ब्रोमाइड प्राप्त होता है? तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाइए, करेक्ट होना चाहिए 64 में कि जब अगर पोटेशियम ब्रोमाइड या और कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ करेंगे तो हमें इथाइल अल्कोहल से
इथाइल ब्रोमाइड प्राप्त होगा। नेक्स्ट आइए 65 में, सोडियम एथॉक्साइड तथा ब्रोमोएथेन अभिक्रिया करके क्या देता है। तो अगर हम लोग सोडियम एथॉक्साइड और ब्रोमोएथेन को अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है सर, डाइथाइल ईथर प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, डाइथाइल ईथर। 65 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन होगा, डाइथाइल ईथर। नेक्स्ट हम आते हैं 66 में, कह रहा है C4H10O के कितने समावयवी ईथर होंगे। ईथर यानी ये आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन होगा। तो सर इसका आइसोमेरिज्म में हमें 66 का कितना होगा सर, इसका 2 होगा। बनाकर आप देखेंगे तो एक होगा हमारा मेथॉक्सी, है ना, मेथॉक्सी प्रोपेन, और एक हमारा होगा एथॉक्सी एथेन, बाकी और कोई नहीं बनेगा। आप स्ट्रक्चर बनाकर देख लेंगे। ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 67 में, इसमें से कहा जा रहा है कि निम्नलिखित यौगिकों में किस पर इलेक्ट्रॉन स्नेही द्वारा तुरंत आक्रमण होगा। तो इलेक्ट्रोफाइल्स उस पर अटैक करेंगे जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एकदम हाई होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी पे हाई होगी सर, जहां इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होगी। तो सर फिनोल के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे ज्यादा होगा, यानी करेक्ट ऑप्शन होगा सी, है ना, इलेक्ट्रोफाइल सबसे ज्यादा इस पे अटैक करेंगे। 68 में आइए, कह रहा है कि इसका फॉर्मलिन के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं। फॉर्मलिन के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं सर, फॉर्मल्डिहाइड या फॉर्मलिन, इसका फॉर्मल्डिहाइड का इस्तेमाल किया जाता है, यानी ऑप्शन होगा एक करेक्ट हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा हमारा, ठीक है, फॉर्मलिन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। चलिए 69 में देखते हैं हम लोग। तो 69 में कहा जा रहा है आपसे कि वह कार्बोक्सिलिक और कार्बोक्सिलिक अम्ल जो टॉलेंस अभिकारक हो। अभी कुछ देर पहले लगता है टॉलेंस रिएजेंट आया था, ये अभी कुछ देर पहले ही आया था। ये सर होगा फॉर्मिक एसिड, करेक्ट आंसर इज ए, फॉर्मिक एसिड, करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट 70, बहुत आसान है, क्लोरल का सूत्र क्या होगा। ठीक है, तो क्लोरल का सूत्र हमारा होगा, बताइए, आसान सा ऑप्शन होगा CCl3CHO, दिस इज क्लोरल फार्मूला। अगर लिखा जाएगा कहीं पे तो इस तरह से हमारे Cl 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 होंगे और यहाँ पे एक हमारा अल्डिहाइड ग्रुप होगा, इसी को बोला जाएगा क्लोरल। तो आज हम लोग कर लिए 70 में से 70 का करेक्ट आंसर। इस तरह का क्वेश्चन करते बहुत सारे आते रहेंगे वीडियो। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आप जब सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा हौसला बढ़ेगा और हम इस तरह के ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए, जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा और बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।